हेलो एवरीवन। ऑडिट सीरीज में हमने लगभग सारे चैप्टर कर रखे थे, 2 या 3 चैप्टर बचे थे, जिसमें चैप्टर 10 बैंक ऑडिट आज हम करने के लिए आए हैं आपके साथ। बैंक ऑडिट में मैंने पूरे इस चैप्टर को 8 से 9 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये 9 क्वेश्चंस अलग कैटेगरी के अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका बैंक ऑडिट का काम हो जाएगा, और आपको इसमें लगभग यानी मिनिमम 8 to 12 मार्क्स का वेटेज है। यहाँ पर 8 to 12 मार्क्स यानी मिनिमम 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आपको अभी पढ़ना है। तो देखते हैं ये 9 टॉपिक कैसे हैं। पहला आपको पढ़ना होगा बैंक कितने टाइप के होते हैं, फिर आप पढ़ोगे कि कितने तरह के रिपोर्ट आप इश्यू करोगे, फिर आप पढ़ोगे बैंक ऑडिट करते टाइम आपका अप्रोच क्या होगा, आपको यानी ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगे। एडवांसेस सबसे बड़ा टॉपिक है ये आपका। एडवांसेस में आपको बहुत सारे और पार्ट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी 9 ही क्वेश्चन नहीं है, उन क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर अगर आप बैंक का या उसके ब्रांचेस का ऑडिट करोगे तो क्या क्या स्टेजेस आपको होंगे, यानी कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे। आप ऑडिटर के रिपोर्ट को पढ़ोगे कि ऑडिटर्स की कौन सा रिपोर्ट क्या कैसे है। ऑडिटर जो अपॉइंट किया जा रहा है उसका क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, पावर और उसके रेमुनरेशन की बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ स्पेशल अलग से क्वेश्चन की कुछ 4-5 क्वेश्चन हम कराएंगे। इतना करने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक। क्वेश्चन ये एक बार एमटीपी में 21 में पूछ लिया था कि बैंक कितने टाइप के होते हैं। तो जनरली आपको 6 नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं, वो 6 नाम ये एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देने हैं। हमने टेबल में लिखा है, आप एक कॉपी में जैसे लिखा जाता है आप वैसे लिख दोगे। याद करिए मेरे साथ कि बैंक कितने टाइप के होते हैं। कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक। कॉमर्शियल बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो प्रॉफिट मोटिव भी होता है उनका। आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक, नाम से ही पता है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में वो काम करते हैं जो बहुत सारे मतलब पिछले वर्गों में आती हैं, बहुत पीछे हैं, वहाँ पर सुविधाएं कम हैं, लोगों की मदद करते हैं, किसानों की, सबकी। कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सब के बारे में एक एक लाइन आप लिख लोगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ये जनरली बहुत छोटे छोटे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ऐसे सेक्टर को जो अनसर्व्ड रह जाते हैं, कई बार वो इग्नोर हो जाते हैं बड़े बड़े डेवलपमेंट के सामने। जनरली ये एग्रीकल्चर में आ जाता है। डेवलपमेंट बैंक में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रोड खड़ंजे लगने के लिए और सड़कें, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं गांव शहरों सब मिला करके, उनके लिए जनरली ये लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप ये 5-6 नाम लिख देने हैं, और अगर हो सके तो एक एक 2-2 लाइन आप इसके बारे में लिख दोगे थोड़ा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड। सबसे पहला रिपोर्ट कौन सा इशू किया जाएगा? जो इंटरनल कंट्रोल लगा है। इंटरनल कंट्रोल बैंक में कहाँ लगा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर, इसीलिए उसे लिखा है हमने आईसीएफआर, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात की रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। दूसरी रिपोर्टिंग होगी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जिसे एलएफएआर शॉर्टकट में बोलते हैं। एलएफएआर मतलब क्या होता है कि जो ऑडिटर है उसको स्टेचुरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे रिपोर्ट तो देना ही देना पड़ता है, लेकिन साथ साथ उसका जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है ये कहता है, ये रिक्वायर करता है कि ऑडिटर एक एलएफएआर बनाए, और इस एलएफएआर में वो सारी बातें लिखे जो आरबीआई स्पेसिफाई करती है। मतलब सर बहुत दिमाग नहीं चलाने का, 10 दिन एग्जाम को बचा है, आप इतना याद रख सकते हो कि ऑडिटर स्टेचुरी रिक्वायरमेंट की जो रिपोर्टिंग है उसके अलावा जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट रिक्वायर करता है वैसा एक एलएफएआर फर्निश करेगा, और इस एलएफएआर में आरबीआई के द्वारा बताई गई बातें स्पेसिफाई किया उसने वो मेंशन करेगा, और हर साल 30 जून से पहले पहले सबमिट कर देगा। ठीक है, इतनी बात आपको लिखनी है, और बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स में एक बार 2 बार और रीड कर लीजिएगा। अब आती है बात तीसरा रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
इसका जो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंप्लाई किया है कि नहीं, ये आपको एडवांस अकाउंट में भी आप बैंकिंग कंपनी अगर पढ़े होंगे या पढ़ते रहे होंगे तो उसमें ये बातें बताई गई है कि SLR CRR कितना है, क्या है, इतना मेंटेन करना पड़ेगा, रिजर्व वगैरह, वो बात बता रहा है। ये जनरली इसमें क्वेश्चन अगर इंडिविजुअली कुछ पूछता है तो LFR का ही पूछता है, अदरवाइज अगर मोटा मोटा पूरी बात पूछेगा कि टाइप्स ऑफ रिपोर्ट टू बी इश्यूड, देन यू हैव टू राइट दीज 6 पॉइंट्स लाइक रिपोर्ट ऑन एजुकेशन परफॉर्मेंस effectiveness of ICFR and then long form audit report. और थर्ड इज report on compliance with SLR requirement and then report on whether income recognition asset classification provisioning made as per the guideline of RBI. अब आपको एक बात पता होगी कि इनकम रिकॉग्निशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से होती है, इनकम रिकॉग्निशन के रूल्स वगैरह होंगे कि कौन सा इनकम कब रिकॉर्ड किया जाएगा, कब नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकी गाइडलाइन होगी। हाँ, इनके हिसाब से, इनकी गाइडलाइन के हिसाब से फॉलो किया है कि नहीं, बोलिए। और साथ साथ असेट का क्लासिफिकेशन होता है। असेट क्लासिफिकेशन जैसे स्टैंडर्ड असेट, नॉन परफॉर्मिंग असेट, देन नॉन परफॉर्मिंग असेट को फिर हम दोबारा से क्लासिफाई करते हैं सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट। ये आपने पढ़ा होगा एडवांस अकाउंट में, और अगर आप सिलेबस में नहीं है तो ये बात आपको मोटा मोटा हमने बता दिया। जनरली इसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद, NPA का मतलब होता है ना कि एक टाइम है हर किसी का, वो आगे हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी कि भाई इतने दिन के बाद पैसा रिकवरी लग रहा है कि नहीं होगा, या इतने दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया, तो वो NPA बना दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग। उसको भी सब क्लासीफाई करते हैं कि अगर 12 महीने से ज़्यादा तो सब स्टैंडर्ड, अगर इससे ज़्यादा 12 महीने तक, और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो हो गया हमारा डाउटफुल कि शायद मिले कि ना मिले, और अगर उससे भी ज़्यादा एक टाइम के बाद ऐसा लगे कि पैसा रिकवर करना मुश्किल है तो वो हमारा लॉस असेट की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है सर, तो यही देखा जाएगा कि जो असेट का क्लासिफिकेशन है, इनकम रिकॉग्निशन है, वो गाइडलाइन के हिसाब से, जो RBI ने गाइडलाइन दिया, ध्यान रखना बात को, उसके हिसाब से किया गया है कि नहीं, और उसका रिपोर्ट देना है। Report on treasury operation of bank have been conducted as per RBI and then report on whether any serious irregularities noticed in working. अगर कोई serious irregularities notice हुआ है तो वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। सीरियस इरेगुलरिटी, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उसको बताना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है बैंक ऑडिट अप्रोच। तो बहुत ध्यान से समझना, बैंक ऑडिट अप्रोच क्या होगा। आप बैंक का ऑडिट कैसे करोगे? सबसे पहले आप एक प्लान बनाओगे कि नहीं? पढ़ाई से पहले प्लान बनाया तो बैंक का ऑडिट करने से पहले प्लान क्यों नहीं बनाओगे? तो ड्राइंग एन ऑडिट प्लान इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर अप्रोच, और सेकेंड इज कंट्रोल इन्वायरमेंट एट द बैंक। मतलब आप ऑडिट प्लान बनाओगे, दूसरा कंट्रोल इन्वायरमेंट को समझोगे, याद करिए रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लगाते टाइम, ऐसे 315, और तीसरा होगा इंगेजमेंट टीम डिस्कशन। और अब जरा नॉर्मली इस बात को सोचिए, आपको बैंक में ऑडिट करना है, आप क्या करोगे? आप एक प्लान बनाओगे, फिर आप क्या करोगे कि कंट्रोल इन्वायरमेंट उस बैंक का, उसको समझोगे, सोचोगे, फिर अपनी टीम के साथ डिस्कस करोगे कि भैया वहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ऐसा है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, डिस्कशन। ये 3 स्टेप होंगे बैंक ऑडिट अप्रोच में, ये 3 बातें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन एग्जाम में इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है, यहां हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंगेजमेंट टीम डिस्कशन ऑर्डिनरली इंक्लूड अ डिस्कशन ऑफ द फॉलोइंग मैटर। क्वेश्चन कहेगा कि जो इंगेजमेंट टीम का डिस्कशन है उनमें किन किन मैटर पर डिस्कस किया जाता है, क्या बातचीत करते होंगे, किसकी चुगली करते होंगे। तो चलो देखते हैं, 5 बातें आपको याद रखनी है। ये 5 बातें 2-3 बार पढ़ लीजिए, एग्जाम में याद आ जाएगा। जैसे ये बात करेंगे कि एरर के होने के चांसेस कितने हैं। जैसे जब हम आप में बात करेंगे ना तो बोलेंगे ना यहाँ यार मामला कुछ गड़बड़ है, तो एरर्स में बी मोर लाइकली टू अकर। तो कौन से एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं, और ऐसे एरर जो हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल मिले थे, उन पर थोड़ी सी बात हो जाएगी। ठीक है, ये सब बात करेंगे। फिर मेथड, क्या मेथड है
जिससे कि फ्रॉड किया जा सकता है, और यानी मेथड बाय विच फ्रॉड में बी perpetrated and audit responses to engagement risk, pervasive risk and specific risk. फिर है नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अब बात करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना होगा उन्हें, और आपको पता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब बीइंग अलर्ट, अलर्ट रहना पड़ेगा, ये होता है हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। ठीक है, इसके बाद आता है नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और कंडीशंस इंडिकेट्स अ मिसस्टेटमेंट मे हैव अकर्ड। ये 5 बातें याद रखनी है, फटाफट से बोलो। एरर्स में बी मोर लाइकली टू अकर। सेकेंड इज एरर्स विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ईयर। थर्ड इज मेथड बाय विच फ्रॉड माइट बी परपेट्रेटेड। एंड फोर्थ इज need to maintain the professional skepticism, and fifth is need to alert for information or conditions which indicates a material misstatement may have occurred। बात समझ में आई? तो आपको जनरल ही बातें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट, इंगेजमेंट टीम डिस्कशन हो गया। भाई हमने जान लिया कौन से एरर ज़्यादा हो सकते हैं, फ्रॉड कैसे किया जा सकता है, हमें किस तरीके से अलर्ट रहना है, और वो कंडीशंस या क्या क्या हो सकती हैं वो कंडीशन जिससे मिस स्टेटमेंट होने के चांस ज़्यादा है। यहाँ लिख लीजिएगा मटेरियल स्टेटमेंट लिख गया है, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। ठीक है सर। इसके बाद आते हैं एडवांटेज क्या होगा। अगर ये हमने डिस्कस किया तो फायदा क्या मिलेगा? फायदा 3 है। पहला, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड रिस्क। जहां फ्रॉड के चांस ज़्यादा हैं, फ्रॉड के रिस्क होने की गुंजाइश है, उसके लिए एक सही रिस्पॉन्स तो कर पाओगे ना जब डिस्कस कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर के बात करते हैं, एक दूसरे से अपना आइडिया शेयर करते हैं। दूसरा, डिलीगेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। भाई जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे ना, ये तुम ये काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना। ठीक वैसे जैसे शादी विवाह में होता ही नहीं, चुन्नू के पापा तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, और भाई को बोल दिया जाता है सुनो तुम जाकर के टेंट वाले को लेकर आओ। ठीक वैसे ही वर्क का डेलीगेशन हो जाएगा कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, और सुपरवाइज कौन करेगा। ठीक है। मे रिव्यू द नीड टू इन्वॉल्व द स्पेशलिस्ट टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू फ्रॉड। अगर फ्रॉड है तो आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप मान लो रिव्यू नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हो। आपने पढ़ा है ऑडिट में ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट, आप कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, आपके स्कोप लिमिटेड है, तो आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाओगे, तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कि आप क्या करोगे, स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, और उस स्पेशलिस्ट की जरूरत है या नहीं है इस बात का रिव्यू कर पाते हो। ये एडवांटेज एंगेजमेंट, आपस में बात करके ये पता कर पाते हो कि यहाँ मुझे किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये मई 19, नवंबर 19 और एमटीपी में ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था कि इंगेजमेंट टीम डिस्कशन के फायदे क्या हैं, और साथ साथ इंगेजमेंट टीम डिस्कशन में कौन कौन से मैटर इंक्लूड होंगे ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बस यहाँ पर हमने वो मेंशन करना हम भूल गए हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक अलग क्वेश्चन आता है। तो इस बैंक ऑडिट अप्रोच से ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। अब आता है ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के लिए। मुझे फटाफट से बताना कि अगर बैंकिंग कंपनी है तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। एजीएम आपको पता है एनुअल जनरल मीटिंग, आपने लॉ में पढ़ा है। लेकिन ये अपॉइंट तो करेगा बट प्रायर अप्रूवल चाहिए आरबीआई का। ये बात ध्यान रखना कि प्रायर अप्रूवल जरूर होना चाहिए। पहले आरबीआई का अप्रूवल लेंगे, ये प्रायर अप्रूवल चाहिए। एजीएम में अपॉइंट किया जाएगा, शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेशनलाइज्ड बैंक में अप्रूव तो करेंगे, लेकिन आरबीआई का अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा। और अगर एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसे C&AG अपॉइंट करेगा। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये C&AG अपॉइंट तो करेगा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करके, इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। देन
सब्सिडरी ऑफ एसबीआई, अगर एसबीआई नहीं उसका कोई सब्सिडरी और आपको सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशन मालूम है कि क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, अगर सब एसबीआई की सब्सिडरी है तो एसबीआई खुद अपॉइंट करेगा, और रीजनल रूरल बैंक आरआरबी है तो वो बैंक खुद अपॉइंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेगी। यानी अगर मेरे दोस्त मेरे बच्चों का ध्यान रखो तो अप्रूवल यहां पर आरबीआई की चाहिए और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए, और यहां पर दोनों जगह आरबीआई की चाहिए। ये थोड़ा कंपेयर करके पढ़ना ताकि कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। ठीक है, हो गया। अब आगे पढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पावर एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। क्या होता है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पावर? जो कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा था ना, सेम है, कोई चेंज नहीं है। आप जरा बताइए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? वो सीए होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, वो प्रैक्टिस में होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसके पास होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन आपने बहुत सारे पढ़े थे, वही डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ लागू होंगे। जनरली ये यहाँ नहीं पूछ लेता, क्यों? क्योंकि वहां हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, लॉ में भी आपने पढ़ा है। पावर वही है, रेम्यूनरेशन भी वही है, और वहां हमने पढ़ा था रेम्यूनरेशन कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर समथिंग ऐसे करके कुछ होता है, आप देख लीजिएगा। ऑडिटर्स रिपोर्ट, अब बात करते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट की। तो ऑडिटर का रिपोर्ट क्या होगा, ऑडिटर क्या क्या रिपोर्ट करेगा, ध्यान से देखना। अगर नेशनलाइज्ड बैंक है, बात नेशनलाइज्ड बैंक की हो रही है, तो ऑडिटर को रिपोर्ट देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसके लिए उसको ये 4 स्टेजेस को फॉलो करना है, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने होंगे। पहला, पहले स्टेज में आपको 2 बातें बतानी है कि भैया जो बैंक है उसने जो अपने अफेयर्स बनाए हैं, अफेयर्स मतलब वो वाला अफेयर नहीं, मैं उनके स्टेटमेंट्स वगैरह उनके अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। और दूसरा कि जब हम बैंक में ऑडिट करने गए तो जो इंफॉर्मेशन जो एक्सप्लेनेशन हमने उनसे मांगी, उन्होंने वो इंफॉर्मेशन वो एक्सप्लेनेशन हमें दिया, और हम उनके उस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में ये कहेंगे कि जितने ट्रांजैक्शन उस बैंक में हुए हैं वो बैंक की पावर में है कि नहीं, बैंक ऑथराइज है कि नहीं। और तीसरी बात हम ये देखेंगे कि भाई जो रिटर्न मिले हैं उनके ब्रांचेस से, वो एडिक्वेट हैं कि नहीं है ऑडिट पर्पज के लिए। मेरी बात फिर से समझना, भाई ऑडिट करना है तो ब्रांचेस से उनके रिटर्न्स वगैरह उनकी इंफॉर्मेशन सारा लेंगे, वो जो उन्होंने दिया है वो ऑडिट पर्पज के लिए एडिक्वेट है या नहीं है। ये 3 बातें। और चौथी बात, अगर आपको कुछ लगता है कि भाई ये मामला है बहुत संगीन, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे मैटर विच ही कंसीडर्ड, जो ऑडिटर कंसीडर करता है उसे लगता है ब्रॉट टू नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात दिमाग में लाना चाहिए, तो वो बात भी वो बताएगा। ये 4 काम आपको करने हैं ऑडिट रिपोर्ट में, पक्का याद कर रहा हूं। अगर आपका नेशनलाइज्ड बैंक है और आप वहां ऑडिट करने गए हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हो 4 बातों के लिए। पहला, आप बताते हो कि बैंक के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो वगैरह बने हैं ये ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन जो आपने मांगी है आपको एक्सप्लेन किया गया है और वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, बैंक की पावर में है, वो ट्रांजेक्शन्स है वो विद इन द पावर ऑफ द बैंक है या नहीं है, और whether or not her returns received from the branches have been found adequate for the purpose of audit, and last one is other matters which auditor considered should be brought into the knowledge of the into the notice of the central government। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ बैंक्स ब्रांचेस फॉलोइंग स्टेज। अगर आप बैंक का ऑडिट या ब्रांचेस का ऑडिट कर रहे हो तो ये स्टेजेस आपको फॉलो करने हैं। इसमें 15-20 पॉइंट है जो ऑलरेडी आपको पता है। क्या सारे एग्जाम में लिखने हैं? सर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता, आता है तो जो 2 टॉपिक क्या आए हैं वो हम आपको बताते हैं, लेकिन बाकी हम आपको समझा देते हैं।
तो इसमें ये कहा गया कि अगर आप बैंक ऑडिट करने जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या क्या करोगे। और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, वो था ऑडिट रिपोर्ट देना है नेशनलाइज बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो आपको क्या क्या करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना। सबसे पहले क्या करोगे आप, मैं मोटी मोटी बात बताऊं, अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो कुछ इनिशियल कंसिडरेशन होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, यानी वो शुरू में कुछ चीजें तो देखेगी ना मोटा मोटा। वो कौन कौन सी चीजें देखेंगी वो अभी समझते हैं। और वो मोटी मोटी, जैसे आप पहली बार मिलते हो तो राव रंग हालचाल तो लेते हो ना, वैसे ही समझ लो कि कुछ मुख्य बातें होंगी जो वो देखेगा। दूसरा, ये करने के बाद वो आइडेंटिफाई और एसेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऐसे 315 वो सबके लिए सेम है। फिर वो बैंक का इन्वायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, वो पहले से भी आप करते रहे हो। फिर वो बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस देखेगा, वो भी आपको पता है, आप किसी भी कंपनी में ऑडिट करने जाते हो तो ये तो करना ही पड़ता है। और फिर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस देखता है, जैसे बाकी की कंपनीज में होता था। ऑडिटर ये चेक करता था कि जो मैनेजमेंट है वो जो रिस्क होता है ना, इंटरनल कंट्रोल वो इम्प्लीमेंट करता है, और वो जो रिस्क होता है उसका आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और उसे डिटेक्शन या करेक्शन करने के लिए मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से क्या किया है। रिस्क मैनेजमेंट होता नहीं, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, वो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक वो बात भी आप यहाँ पर समझोगे कि वो रिस्क को कैसे मिनिमाइज करता है। फिर इंगेजमेंट टीम डिस्कशन, पूरा बैठकर आप बातचीत करते हो, ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते हो, मटेरियलिटी डिसाइड करते हो। ऐसे ही 10-12 पॉइंट और भी हैं, मैंने 8 लिख दिया आपको सिर्फ वो फ्लो बताने के लिए। ठीक है, अब इनमें जनरली 2 क्वेश्चन मैंने देखा, नोटिस किया पिछले 4, 10, 15, 10 अटेम्प्ट में, 8 अटेम्प्ट में बार बार पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। पहला, इनिशियल कंसिडरेशन स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या होगा अगर वो बैंक का ऑडिट करेगा तो पहली बात तो इनडेप्टनेस का डिक्लेरेशन देगा। मतलब अगर ऑडिटर उस बैंक में ही लोन ले रखा है, कर्जदार है, तो फिर ऑडिट नहीं कर पाएगा, ये आपको भी पता है। इसका मतलब उसे बताना पड़ेगा कि भैया मैं किसी तरह डेप्ट में नहीं हूं इस बैंक का। दूसरा, इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक्स बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तीसरा, प्लानिंग करेगा। चौथा, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, यानी पिछले ऑडिटर से वो कम्युनिकेट करेगा, बातचीत करेगा। इंगेजमेंट के टर्म्स डिसाइड करेगा। फिर इंगेजमेंट रिस्क को असेस करेगा, और साथ साथ इंगेजमेंट टीम स्टेब्लिश करेगा कि भाई इस बैंक में हमारी क्या क्या टीम कैसे कैसे होनी चाहिए। ये 6-7 बातें, ये इनिशियल कंसिडरेशन है, स्टार्टिंग में आपको करना पड़ता है। पहले इंडेप्टनेस को डिक्लेयर करो, दूसरा फिर इसी तरह आप प्लानिंग वगैरह करो, प्रीवियस ऑडिटर से बातचीत करो, टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट डिसाइड करो, और इंगेजमेंट रिस्क को एसेस करो कि क्या क्या रिस्क हो सकता है, और इंगेजमेंट टीम को स्टेब्लिश करो। अब एक क्वेश्चन और आता है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को आप अंडरस्टैंड भी करते हो, यानी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना आपके लिए जरूरी है। एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यहाँ है, ये कह लो कि अगर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव है या इफेक्टिव रखना है तो मैनेजमेंट उसके लिए क्या करती है। और ये बात अगर आप जान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ रिस्क का लेवल क्या हो सकता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बहुत अच्छा है, इफेक्टिवली वर्क कर रहा है, तो रिस्क के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी रोमम कम हो जाएगा, टेस्टिंग कम कर देंगे। ये हमारे ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा एज एन ऑडिटर। हाँ सर, तो एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो सकता है कि भाई उसमें TCWG, डोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो बॉडी होती है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व रहे कंट्रोल प्रोसेस में, क्योंकि जब मालिक खुद कंट्रोल प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है तो आपको भी पता है गलतियां कम होती हैं, रिस्क कम होते हैं। जी हाँ। दूसरा पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और मॉनिटरिंग होना चाहिए रिस्क का। रिस्क को ठीक तरीके से कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, कैसे मेजर किया जा रहा है, कैसे मॉनिटर किया जा रहा है रिस्क को, ये बात भी समझना पड़ेगा अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना है तो। तीसरी बात, कंट्रोल एक्टिविटीज को देखिए कि वहां पर रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए या डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज लगाई गई हैं, वो बात भी आपको जाननी पड़ेगी। चौथा,
मॉनिटर भी करना होता है। अगर कंट्रोल लगा तो मॉनिटर भी करो, तो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज को देख लो। और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है या नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा बैंक का, तो सब सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कैसे अंडरस्टैंड करोगे, या ये कह लो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट अगर है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर से कंट्रोल प्रोसेस में TCWG इन्वॉल्व हो जाए तो शायद काम अच्छा हो जाए। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट और मॉनिटरिंग अच्छे से हो जाए, रिस्क की कंट्रोल एक्टिविटी अच्छे से इंप्लीमेंट हो, मॉनिटर अच्छे से किया जाए और रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इफेक्टिव होगा और हमें हमारे लिए रोमम कम होने के चांस हो जाएंगे, जिससे हमारी टेस्टिंग या चेकिंग कम हो जाएगी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है इसका। सबसे पहले आप बताइए एडवांसेस के टाइप। तो एग्जाम में जो आएगा उस पर हम आपको बार बार थोड़ा 2 बार रिपीट कर देंगे, जो नहीं आएगा एक बार में समझा के आगे बढ़ जाएंगे। एडवांसेस जैसे फंडेड लोन और नॉन फंडेड लोन होता है। फंडेड लोन का मतलब जैसे टर्म्स लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, ये सब फंडेड लोन है। ये यानी ये लोन देने का फंडेड वे है, आपको डायरेक्ट पैसे मिलते हैं। नॉन फंडेड का मतलब पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट दे दी जाती है और बैंक गारंटी भी दे देता है कई बार। तो ये नॉन फंडेड लोन है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ ले तो आपको पता हो कि एडवांसेस फंडेड लोन और नॉन फंडेड लोन 2 होते हैं। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो एक 3 तरीके से हो सकता, 2 तरीके से, एक सेक्टर वाइज और दूसरा सिक्योरिटी वाइज। अगर सेक्टर वाइज क्लासिफाई करें तो एक प्रायोरिटी सेक्टर होगा और दूसरा नॉन प्रायोरिटी सेक्टर होगा। प्रायोरिटी सेक्टर देखो ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जनरल बात करें तो लोन अगर प्रायोरिटी सेक्टर को दे रहे हैं, प्रायोरिटी किसको दी जा रही है वो देखना पड़ेगा। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर जिनको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो। तो इस तरीके से नाम आपको पता हो, सेक्टर वाइज अगर आप लोन दे रहे हो तो प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से आते हैं उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम इतना बता के आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी वाइज की बात करें तो एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होता है कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब होता है रिफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर फॉर द बैंक फाइनेंस। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो आप जो सिक्योरिटी देते हो, ऑफर करते हो, वो आपके लिए क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी। दूसरा कोलेटरल का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। मैं यहां पर लिख देता हूं, प्राइमरी का मतलब जो सिक्योरिटी ऑफर करता है बोरोवर बैंक फाइनेंस के लिए। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि ये एडिशनल सिक्योरिटी होगा। पहली बात ये ध्यान रखना, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन एडिशनल होगा उस बेसिक सिक्योरिटी के अलावा। कई बार क्या होता है ना कि आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो फिर एडिशनल सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ती है, वही है हमारा कोलेटरल बोल देते हैं उसे। ठीक है, हो गया सर। हाँ, अगर ये बात हो गई तो यहां पर इसी वक्त मैं आपको बताऊं कि आपके 2 क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एक्सेप्टेड बाय द बैंक। कौन सी सिक्योरिटी है जो बहुत कॉमन टाइप की है जो बैंक एक्सेप्ट करती है जनरली। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जहां जहां 4, 5, 10 पॉइंट मिल जाते हैं एग्जामिनर वहां से सवाल आपसे पूछ लेता है। सबसे पहले भाई पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, गारंटर की पर्सनल सिक्योरिटी। गुड्स स्टॉक डेटर्स की भी सिक्योरिटी रख सकते हो। गोल्ड ऑर्नामेंट और बिलियंस, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, प्लांटेशंस। अगर आप एग्रीकल्चर लोन लेते हो ना ज्यादातर, तो आप क्या करते हो, प्लांटेशंस उनकी आप एज ए सिक्योरिटी वहां रख देते हो, समझ रहे हैं। फिर है बैंकर्स जनरल लीन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप दे देते हो। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज की बात करो, शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, इन सबको भी बैंक एक्सेप्ट करता है एज अ सिक्योरिटी। अब अगर हम क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, ये सिक्योरिटी क्रिएट कैसे की जाती है, तो इसमें हमने पढ़ा, हमारे पास 6 बातें हैं, वो ध्यान से समझना। ये 6 कौन कौन सी हैं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्टगेज, फिर पढ़ेंगे प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेटअप और लीन। ये 6
मोड हैं सिक्योरिटी क्रिएट करने के, और ये एग्जाम में आरटीपी नवंबर 19 में पूछा था, इस बार एग्जाम में पूछ सकता है। 6 नाम याद रखिए, एक एक लाइन लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले बात करें मॉर्टगेज की, तो मॉर्टगेज में एक रजिस्टर्ड होता है, एक इक्विटेबल। प्लेज की बात करें तो प्लेज में क्या होता है, बेलमेंट या डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बोरोवर टू लेंडर बैंक। जो बैंक लोन देती है तो बोरोवर उसे बेलमेंट या डिलीवरी कर देता है गुड्स का, प्लेज मतलब दे ही देता है उसे। तीसरा हाइपोथिकेशन में बोरोवर खुद होल्ड रखता है पोजीशन को, पोजीशन नहीं देता, लेकिन प्लेज में क्या हो रहा है, वो डिलीवरी कर देता है। असाइनमेंट में क्या होता है, वो अपना कोई एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, तो इसे असाइनमेंट बोलते हैं। सेट ऑफ में 2 अकाउंट अगर हैं उसे एक पर्सन के लिए, यानी एक पर्सन का 2 अकाउंट से कंबाइन कर दो, यानी डेटर क्रेडिटर, डेबिट क्रेडिट दोनों को मर्ज करके अगर एडजस्ट कर रहे हो तो इसे सेट ऑफ बोलते हैं। लीन का मतलब राइट दे देते हैं लेंडर को टू सीज एंड डिस्पोज द असेट। इसमें क्या होता है, हम जैसे अपनी प्रॉपर्टी दे दें तो लीन पे देने का, लीन का मतलब हो गया कि वो अगर हम उसका पैसा नहीं दे पाएंगे तो वो सीज कर लेगा, आकर के ले लेगा और उसे डिस्पोज करके अपने जो भी उसने आपको लोन दिया है वो रिकवर कर लेगा, इसे राइट ऑफ लीन बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें सिक्योरिटी क्रिएट करने के कितने मोड हैं वो हमने समझ लिया, एक एक 2-2 लाइन समझ लिया, बेसिक ही लिखना होगा एक एक लाइन बस। इसके बाद आता है हमारा प्रूडेंशियल नाम्स। अगर हम एडवांसेस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने पढ़ा सेक्टर वाइज, प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी। सिक्योरिटी में हमने पढ़ा प्राइमरी और कोलेटरल सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के लिए हमने 2 क्वेश्चन भी पढ़ लिए कि बैंक कौन कौन से जनरली कौन कौन सी चीजें एज ए सिक्योरिटी एक्सेप्ट करती है, और ये जो सिक्योरिटी क्रिएट करने के कौन कौन से मोड हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो हमने वो भी पढ़ लिया कि भाई मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ, लीन, ये हो गया आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रूडेंशियल नाम्स। इसमें जो एडवांसेस हैं इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ये तीसरा तरीका है। एक तो आपका होता है स्टैंडर्ड असेट, दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। स्टैंडर्ड असेट का मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है, टाइम पे वो अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट या वगैरह जो पे कर रहा है अपने टाइम पे, ओवर ड्यू नहीं हुआ है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग असेट की बात करें तो ऐसा असेट एनपीए बन जाता है अगर वो इनकम जनरेट करना बंद कर दे। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर बैंक ने आपको लोन दिया, आप उसे ना तो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो प्रिंसिपल का, ना इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बैंक की इनकम तो बंद हो गई ना। An asset becomes NPA when it cease to generate the income. बैंक के लिए इनकम बंद हो गई तो ऐसे में वो उसे एनपीए मान लेता है। और एनपीए लोन या एडवांसेस, देखो कब कब एनपीए होगा ध्यान से समझना। पहला, अगर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, ये ध्यान रखना, 90 दिन से ज्यादा रह गया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो हो गया हमारा एनपीए। फिर है हमारे सामने, अगर कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट की बात करो, सीसीओडी की बात करो, तो ये एनपीए तब हो जाता है जब ये आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। और आउट ऑफ ऑर्डर कब हो, मोर देन 90 डेज के लिए हो जाए। सर ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आउट ऑफ ऑर्डर बताता हूं। फिर से रिपीट करूं, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के केस में जब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए 90 डेज से ज्यादा तो इसे एनपीए मान लेते हैं, समझ रहे हैं। अगर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल का 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए किसी लोन के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा एनपीए हो जाता है। और अगर कोई बिल है वो रिमेन ओवरड्यू रह जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंट, वो तो सेम ही हो गया ये दोनों, तो वो एनपीए मान लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि सर ये आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, तो आउट ऑफ ऑर्डर की बात करें, व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर, यहां देखिए ये लिखा हो, व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर जो अमाउंट विड्रॉ किया गया है ना, विड्रॉन अमाउंट, वो ज्यादा है सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से, यहां पर ये 2 पॉइंट दूसरा पड़ गया, ये दूसरा नहीं होगा,
ये पहला ही पॉइंट है, दूसरा यहां से होगा। ठीक है, अगर सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज्यादा है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज हम ड्राइंग पावर कैसे कंप्यूट करते हैं वो आगे देखेंगे, टाइम मिलेगा बताएंगे। यानी जितना अमाउंट विड्रॉ किया है सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है तो आउट ऑफ ऑर्डर है, ड्राइंग पावर से ज्यादा है तो आउट ऑफ ऑर्डर है। और अगर मान लो व्हेन देयर इज नो क्रेडिट, अगर कोई क्रेडिट ही नहीं है, यानी कि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो भी वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। और या फिर क्रेडिट तो है पर वो नॉट एनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, जो क्रेडिट अवेलेबल है वो इंटरेस्ट के बराबर नहीं है, इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट से कम है, तब भी ये आउट ऑफ ऑर्डर होगा। आपको ये तीन बातें याद रखनी, एग्जाम में पूछ लेगा 3-4 मार्क्स का कि व्हाट डू यू मीन बाय आउट ऑफ ऑर्डर, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हेन अमाउंट ओवरड्रॉन, अमाउंट विथड्रॉन is more than sanction limit or drawing power, or when there is no credits available or the credits is available but not enough to cover the interest debited, then it is out of order। इतनी बातें आपको लिख देनी है। सर एक बात और बता दीजिए, अब अगर हम बात करें कि एनपीए एग्रीकल्चर एडवांसेस के लिए, अगर एग्रीकल्चर आप किसान हो और आपने एडवांसेस लिया है तो एनपीए कब होगा, ये एक सेपरेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान रखना। इसमें दो बातें होंगी, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होगा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन। कुछ क्रॉप्स होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, आप समझ गए। जो ड्यूरेशन क्या होगा, सीजन क्या होगा, जब बुआई करते हो ना और कटाई, बुआई और कटाई इन दोनों के बीच का टाइमिंग। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब जो 1 साल से कम का क्रॉप सीजन है, यानी आपने जुताई करने के बाद जब कटाई किया उसकी, अनाज की, फसलों की, तो वो टाइमिंग 1 साल से कम है, तो क्रॉप सीजन इज लेस देन 1 ईयर। अगर ऐसा है तो एनपीए कब होगा, जब वो अमाउंट ओवरड्यू हो जाए 2 क्रॉप सीजन से ज्यादा, यानी एटलीस्ट 2 क्रॉप सीजन का आपको चांस दिया जाता है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो एनपीए हो जाएगा। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब जो 1 साल से ज्यादा के लिए हो, तो वो उनके लिए केवल 1 क्रॉप सीजन दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी भैया 1 साल से ज्यादा आपका टाइम आपको दिया गया था, इसलिए 1 क्रॉप सीजन से अगर ज्यादा टाइम ले लिया आपने पेमेंट करने में तो एनपीए हो जाएगा। सर 2 क्वेश्चन यहां भी समझ में आ गए। एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि व्हाट आर पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व इन द बैंक, क्या पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व है बैंक में, क्या क्या दिक्कतें हैं। तो भाई देखो, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं, हाँ या ना। और बैंक का जो नेटवर्क है ना वो बहुत जियोग्राफिकली स्प्रेड है, बहुत फैला हुआ है, तो मैनेज करना मुश्किल है। और वो लार्ज रेंज के प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है। आजकल बैंकिंग में सर्विसेज बहुत हो गई हैं, न जाने क्या क्या सर्विस दे रही है बैंक, बहुत ज्यादा हो गई हैं, ये भी दिक्कत है। और टेक्नोलॉजी का बहुत यूज कर रहे हैं, तो भाई रिस्क यहाँ भी है, गलतियां यहाँ भी हो सकती हैं। ये 3-4 पॉइंट आपको लिखने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में 4 पॉइंट में ये आंसर दिया गया है इंस्टीट्यूट की बुक में, तो इसी वजह से पूछ सकता है। मैं रिस्क ना लेते हुए इसको भी इंक्लूड कर दिया हूं। अब एक क्वेश्चन और है, आइए फटाक से देखते हैं, ड्राइंग पावर को कैसे कंप्यूट करेंगे। तो यहां पर पहले तो ड्राइंग पावर का मतलब बताइए कि ड्राइंग पावर इज द लिमिट अप टू विच अ फर्म और अ कंपनी कैन विड्रॉ फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल लिमिट। वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शनड होगा, एक फर्म या कंपनी उसी लिमिट के अंदर में रह करके विड्रॉ करती है, यही उसकी ड्राइंग पावर है। कुछ पॉइंट होंगे जो कंसीडर करने पड़ेंगे अगर ड्राइंग पावर को कंसीडर करना है बैंक ऑडिट के केस में। एग्जाम में ये पूछेगा व्हाट पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ डीपी इन केस ऑफ बैंक ऑडिट। तो वो 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ 4। कौन कौन सा, कि बैंक की क्या ड्यूटी है, ऑडिटर के कंसर्न क्या है, डीपी का कंप्यूटेशन और स्टॉक का ऑडिट। ये 4 पार्ट आपको 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले बैंक क्या इंश्योर करेगा, बैंक को इंश्योर करना चाहिए क्या, कि ड्राइंग इन वर्किंग कैपिटल आर कवर्ड बाय एडिक्वेट ऑफ करंट एसेट। जो वर्किंग कैपिटल में ड्राइंग है ना वो करंट असेट
से कवर हो, यानी करंट एसेट ज्यादा हो वो कम हो। बात समझ में आया? तो करंट एसेट ज्यादा हो और उससे कम हो ड्राइंग, ये बात ध्यान में रखना होगा, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा, इट शुड बी बेस्ड ऑन करंट स्टॉक स्टेटमेंट पर बेस होना चाहिए। स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ, ये याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। और अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया, पुराना हो गया, तो उसे इर्रेगुलर मान लोगे आप, डीम्ड एज इर्रेगुलर। ये आपको 4 बात लिखनी है। सच पूछा जाए तो यहाँ 3 ही बातें हैं। पहला तो भाई ये हो गया कि करंट एसेट से कम में होना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। दूसरा हो गया करंट स्टॉक स्टेटमेंट पर बेस्ड होना चाहिए, जो कि करंट हो और 3 महीने से ज्यादा का ना हो, नहीं तो करंट नहीं मानेंगे। अगर 3 महीने के ज्यादा हो गया तो उसे इर्रेगुलर मान लोगे। ये 4 बातें आपको लिख देना, बैंक की ड्यूटी है ये। अब ऑडिटर की क्या बात करूं? ऑडिटर क्या ध्यान रखना होगा कि भाई जो स्टॉक स्टेटमेंट है, क्वार्टरली रिटर्न है, एनुअल रिपोर्ट है, इन सब को स्क्रूटिनाइज करेगा डिटेल में, पूरा का पूरा चेक करेगा डिटेल में। दूसरा, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने से पता चलता है ना कि यार अभी तक तो ऐसा नहीं था, अब कैसे हो गया, होता नहीं कंपैरिजन। तो मंथली स्टॉक स्टेटमेंट को कंपेयर करेगा, आपकी के महीने का, पिछले महीने का, पिछले महीने का। और अगर कोई अंतर आ गया ना कि भाई पहले इसमें इतना शो कर रहा था, इसमें इतना चेंज कैसे आ गया, तो उस डेविएशन का रीजन पता होना चाहिए। डेविएशन मतलब चेंजेस, डिफरेंसेस। ये ऑडिटर की हो गई। अब डीपी को कंप्यूट करना है तो इंश्योर करना पड़ेगा कि डीपी इज कैलकुलेटेड एज पर गाइडलाइन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अग्रीड अपॉन कंसर्न स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बीओडी की गाइडलाइन के हिसाब से कैलकुलेट हो और ऑडिटर से भी कंसर्न लिया गया हो। फिर है स्पेशल कंसीडरेशन लिया जाएगा, शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डीपी। भाई सन्ड्री क्रेडिटर को इग्नोर मत करना, उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 बातें। अब स्टॉक ऑडिट कैसे होगा? चौथा, आप स्टॉक ऑडिट करोगे क्योंकि कैरिड आउट बाय बैंक फॉर ऑल अकाउंट हैविंग फंडेड एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 करोड़। एमसीक्यू का पॉइंट है, ध्यान रखना। कह रहा है बैंक कैरी आउट करेगा स्टॉक ऑडिट ऑल अकाउंट हैविंग, वो सारे अकाउंट का जो फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज्यादा है। इतनी बात आपको रट लेना है, याद रख लेना है, एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। सर ये बात भी समझ में आ गया हमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑडिटर कैन ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एडवांसेस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आरटीपी नवंबर 19 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से। तो ऑडिटर एडवांसेस के रिगार्डिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे पा सकता है, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक बात तो पता है कि अगर इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कर ले, इवेल्युएट कर ले, जो एडवांसेस से रिलेटेड है, सीधी बात है, अगर आप एडवांसेस के लिए एविडेंस चाहिए आपको, ठीक है, तो एडवांसेस से रिलेटेड जो कंट्रोल बैंक ने लगाए होंगे, इंटरनल कंट्रोल, उनको स्टडी करिए, उनको इवेल्युएट करिए, तो शायद आपको पता चल जाएगा, आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो ये स्टडी इवेल्यूशन तो करेंगे, और बाकी क्या कैसे करना है देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं उनकी वैलिडिटी को एग्जामिन कर लीजिए, ठीक है सर। फिर है लोन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, और जो सिक्योरिटीज है ना उनके एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन को आप एग्जामिन कर लीजिए। आरबीआई नाम्स के कंप्लायंसेस फॉलो किए गए हैं कि नहीं उन्हें चेक कर लीजिए, ठीक है, और एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर दीजिए, वो सब में करना पड़ता है। चलिए मुझे फटाफट से बताइए, आरटीपी नवंबर 19 में आया है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कितना जनरल क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि हाउ कैन एन ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट एडवांसेस, देन यू हैव टू राइट, कैसे लिखना है आपको, ऑडिटर कैन ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय स्टडी and evaluation of internal control relating to the advances. Point number 1,
examining the validity of recorded transactions, recorded amounts, examining the loan documents, and examining the existence and valuation of securities, and checking the compliance of RBI norms, and carrying out appropriate analytical procedure. ये 5 बातें आपको लिखनी है बहुत इजीली। चलिए अब एक और क्वेश्चन, अगर आपने स्टडी एंड इवोल्यूशन किया ही है तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ गया। यहां पे देखो मैंने एरो बना रखा है, ये स्टडी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन अलग से पूछ लिया कि एडवांसेस से रिलेट के इंटरनल कंट्रोल का स्टडी और इवोल्यूशन कैसे करोगे आप। ठीक है, पढ़ते हैं इसे भी। आपको देखना है कि जो एडवांसेस हैं केवल उसकी क्रेडिट वर्थनेस को देख करके वो एडवांस प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। ठीक है, उसकी क्रेडिट वर्थनेस चेक होनी चाहिए ना, बैंक भी आपको लोन देता है तो आपकी औकात देखता है। दूसरा, जो अथॉरिटी है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, जो सैंक्शन करती है वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने चाहिए, हाँ हुए हैं या नहीं। ये अगर आप देखोगे इसमें कहीं गड़बड़ आएगा ना तो आप समझ पाओगे कि इंटरनल कंट्रोल वीक है। यानी इंटरनल कंट्रोल जो एडवांसेस के रिगार्डिंग लगे हुए हैं उनका इवोल्यूशन अगर आप करोगे तो आप क्या देखोगे, क्या क्या बातें ध्यान रखोगे कि भाई जो एडवांसेस दिए गए हैं वो क्रेडिट वर्थनेस के हिसाब से सेटिस्फाई होते हैं या नहीं। दूसरा, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने सैंक्शन किए हैं या नहीं। और तीसरा, डॉक्यूमेंट नेसेसरी जो चाहिए, जो होना चाहिए वो एग्जीक्यूटेड हैं या नहीं है। और चौथी बात, जो टर्म्स है ना सैंक्शन का, एंड इन यूज ऑफ फंड शुड बी इंश्योर्ड। एंड फिफ्थ इज सफिशिएंट मार्जिन आपको रखना पड़ेगा उस सिक्योरिटी जो आपने लिया है उसके रिगार्डिंग। और सातवीं बात, डाउन पेमेंट ड्राइंग पावर रजिस्टर अपडेट होना चाहिए क्योंकि ड्राइंग पावर चेंज होती रहेगी, ड्राइंग पावर अपडेट होना जरूरी है। और सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक, जो सिक्योरिटी को रजिस्टर करना जरूरी है उनका बैंक के नाम से, वो आप देख लीजिए। इतनी बातें करना है अगर आपको इंटरनल कंट्रोल का एवोल्यूशन। दो कंफ्यूजन होगी इन दो क्वेश्चन में, फोर्थ और फिफ्थ में, इसीलिए मैंने साइड बाय साइड लिखा है कि ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे पाएगा, स्टडी और इवोल्यूशन करके, जिसमें वो ये काम करेगा। लेकिन स्टडी और इवोल्यूशन के लिए क्या देखना पड़ेगा, स्टडी नहीं इवोल्यूशन के लिए कैसे देखेगा। तो ये 5-6 बातें हैं जो आपको करनी है फटाक से। इसके बाद हमारे पास शायद कोई क्वेश्चन बचा नहीं और आगे आ जाते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन आपको करने हो और एक और 4। पहला, अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एग्जाम नवंबर 18 में MTP 22 में आया, और भी एग्जाम में आया है लेकिन मेंशन कर दिया हमने आपके अटेंशन के लिए। इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का मतलब सीधी सीधी बात है, कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, फ्रॉड तो हुआ है। तो क्या इसका असेट का क्लासिफिकेशन होगा क्या? आंसर इज नो। असेट का क्लासिफिकेशन नहीं होगा ऐसे केस में, उसे डायरेक्ट क्लासिफाई कर देंगे डाउटफुल या लॉस की कैटेगरी में। यानी एनपीए तो होगा, वैसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं देखना, सीधा डाउटफुल या लॉस मान लो। अब इस डाउटफुल या लॉस में हमें कैसे जानना है डाउटफुल माने या लॉस, कि व्हेन द रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ध्यान रखना जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिलायजेबल है, जो बैंक ने असेस किए हैं, दो वैल्यू हो गई, एक तो बैंक ने असेस किया, दूसरा जो रिलायजेबल है, अगर बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा। इन दोनों में अब आप देखो, जो रिलायजेबल वैल्यू है जो बैंक ने असेस किया, अगर रिलायजेबल वैल्यू 50% से कम आ गई, मतलब बैंक ने कहीं ना कहीं लफड़ा किया है, उसने असेसमेंट ज्यादा वैल्यू का कर दिया और रिलायजेबल वैल्यू कम आ रही। कितनी कम आ रही? लेस देन 50%। 1 लाख की सिक्योरिटी बैंक ने असेस किया और जबकि बेच रहे हैं तो सिर्फ 50,000 मिल रहा है, या 50 से कम मिल रहा है, 50 से कम, 50% से कम, तो डाउटफुल है, मैटर कुछ तो गड़बड़ है यार, आधा से कम कैसे हो सकता है। दूसरा, अब और बड़ा लफड़ा हो गया, यानी बैंक ने 1 लाख किया
और वैल्यू 10,000 से भी कम मिल रही है, 10% से भी कम अगर हो जाए वैल्यू, तो उसे हम डायरेक्ट लॉस मान लेंगे, लॉस असेट। कंप्लीट हो गया। इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज जस्ट लाइक एन फ्रॉड एंड नो नीड ऑफ असेट क्लासिफिकेशन। The assets can be classified as directly to doubtful or loss asset when the realizable value of security is less than 50% of assessed by the bank. This is doubtful asset, and when the realizable value is less than 10% of loss asset, this is called loss asset. Okay. अब आता है प्रोविजन और कंटिंजेंसी के लिए क्या वेरिफिकेशन करोगे। ऑडिट फॉर वेरिफिकेशन, मैं यहां पर जरा कलर चेंज कर दूं, ऑडिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंटिंजेंसी, ये हमारा अगला टॉपिक है। यहाँ हमने पढ़ा अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इसमें क्या क्या आप काम करोगे। सबसे पहले अब प्रोविजन और कंटिंजेंसी बहुत बड़ी बात है, और आपने पढ़ा होगा बैंकिंग का जो इनकम स्टेटमेंट है वहाँ प्रोविजंस बने होते हैं, उसके रिगार्डिंग पूछा है कि आप कैसे वेरीफाई करोगे। तो आप सबसे पहले देखो जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स होते हैं, प्रोविजनिंग नॉर्म्स के हिसाब से यानी कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग द हाउ बैंक कंप्यूट द प्रोविजन, प्रोविजन को कंप्यूट करने के लिए प्रोविजन को कंप्यूटेशन के मेथड्स होते हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग कंपनी एडवांस अकाउंट में पिछले ईयर के सिलेबस में था, तो उसे कैसे करना चाहिए कंप्यूटेशन, वैसे ही हुआ है कि नहीं। तीसरी बात स्टैंडर्ड और एनपीए, स्टैंडर्ड असेट और नॉन परफॉर्मिंग असेट में डिटेल्ड ब्रेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी एनपीए में जैसे सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, वो पूरा ब्रेकअप। टैक्स का कंप्यूटेशन आप चेक कर लो कि भाई कैसे कंप्यूट किया है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट का अमाउंट वेरीफाई कर लो कि कौन से आइटम डेबिट में है, कौन से आइटम क्रेडिट में है। और जो बाकी के प्रोविजन है एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग बहुत सारे होते हैं, कुछ खर्चों के लिए प्रोविजन बनाए जाते हैं, उनको भी एग्जामिन कर लो। जनरल बातें हैं, मेन बात ये याद रखना है, प्रोविजन और कंटिंजेंसी की बात करें तो वेरिफिकेशन अगर आपको करना है तो आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेक कर लो, बैंक ने कैसे कंप्यूट किया है वो चेक कर लो। तीसरा स्टैंडर्ड और एनपीए में डिटेल क्लासिफिकेशन चेक कर लो, डेबिट क्रेडिट के आइटम देख लो, अदर प्रोविजंस जो बनाए गए एक्सपेंसेस को वो चेक कर लो, खत्म हो गया। कितना आसान है। अब अगर कोई खर्चे हैं, भाई इनकम स्टेटमेंट बैंक का होता है, उसमें खर्चे बहुत सारे होते हैं, उनका ऑडिट आप कैसे करोगे, ये हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। ये आरटीपी मई 20 में, और यहाँ देखिए आप वेरिफिकेशन प्रोविजन का एमटीपी 20 नवंबर 20 आरटीपी मई 20 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन आरटीपी मई 20 और नवंबर 21 में पूछा गया है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ध्यान रखना। एक्सपेंसेस को कैसे एडिट करोगे, जनरल बातें हैं। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ डिपॉजिट मांग लोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है, और वर्कआउट करो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी खुद से इंटरेस्ट को वर्कआउट कर लो कि भाई एवरेज रेट क्या होगा। बात समझो मेरी, हर क्वार्टर के एंड में तो एवरेज निकाल पाओगे ना आप, कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग था, कितना हुआ, फिर कंप्यूट करोगे, फिर सबका एवरेज निकाल लोगे, ठीक है। इस रेट को आप कंपेयर कर लोगे जिस रेट से इंटरेस्ट पे किया गया है, यानी ये जो एवरेज रेट निकाला वो एक्चुअल रेट से आप कंपेयर कर लोगे। पॉइंट क्लियर। तीसरा, फिर आप कंपेयर करोगे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे पे किया गया है प्रीवियस ईयर के फिगर से, यानी जितना इंटरेस्ट अमाउंट आएगा उसे प्रीवियस ईयर के फिगर से कंपेयर कर लो, ठीक है। अगर कोई मटेरियल डिफरेंसेस, मटेरियल समझ के जो इम्पैक्ट डालता हो, वैसा डिफरेंसेस मिलता है उसे कंसीडर करो। फिर ऑन टेस्ट चेक बेसिस, टेस्ट चेक बेसिस मतलब सब कुछ तो नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ वेरीफाई करो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को, इंटरेस्ट कैलकुलेट ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं कोई टाइम पीरियड वगैरह में कुछ गलत तो नहीं कर दिया गया, ये चेक कर लो। इसको करोगे आप तो इंश्योर करोगे, सेटिस्फाई करोगे हिमसेल्फ, ऑडिटर को, दैट इंटरेस्ट जो प्रोवाइड किया गया है वो सारे डिपॉजिट पर किया गया है,
इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट अप टू द बैलेंस शीट डेट। और जो इंटरेस्ट रेट है ना वो अकॉर्डिंग्स विद बैंक इंटरनल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है। और तीसरी बात, अगर एफडी है तो इंटरेस्ट रेट आर इन अकॉर्डेंस विद द रेट मेंशन्ड इन द एफडी सर्टिफिकेट। फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट में रेट मेंशन होता है, वो रेट और इंटरेस्ट रेट जो दिया गया है दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है सर। फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की बात करें अगर, तो वो रूल्स जो आरबीआई ने बना रखे हैं उसके हिसाब से होने चाहिए। और इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच बैलेंसेस प्रोवाइडेड एट रेट प्रेस्क्राइब्ड बाय हेड ऑफिस या आरबीआई। खत्म बात। यानी अगर आप ध्यान से सुनो तो एक्सपेंसेस को ऑडिट करना है तो पहले तो डिपॉजिट का एनालिसिस मांग लो हर क्वार्टर के एंड में, और इससे आप एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। दूसरा, इस एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट को करेस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो। टेस्ट चेक बेसिस पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लो कहीं कहीं कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं किया गया है, और देख लो कि सारे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है बैलेंस शीट डेट तक कि नहीं, इंटरेस्ट इंटरनल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, एफडी है तो एफडी सर्टिफिकेट में जो लिखा है उसी के हिसाब से है कि नहीं, और साथ साथ आप ये भी देख लो कि सेविंग अकाउंट है तो जो आरबीआई ने रूल फ्रेम किया है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। इस तरीके से ये खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन बच गया था, ये हम बताते हैं एडवांसेस का ऑडिट, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आप एडवांसेस को ऑडिट कर रहे हो, अभी आपने एडवांसेस के लिए बहुत सारी बातें पढ़ी, लेकिन मोटा मोटा अगर आपसे ऑडिट पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, तो ऑडिटर का प्राइमरी कंसर्न क्या है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ऑडिटर प्राइमरी कंसर्न विद ऑब्टेनिंग एविडेंस इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ एडवांसेस। प्राइमरी कंसर्न क्या है, तो सर सबसे पहले अमाउंट इंक्लूडेड इन एडवांसेस आर आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट। पहली बात ये देखो, जो एडवांसेस में शामिल है वो बैलेंस शीट डेट पर आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टेड बाय लोन डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, लोन का डॉक्यूमेंट जो भी होना चाहिए उससे सपोर्टेड है कि नहीं, कोई अनरिकॉर्डेड एडवांसेस तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। बेसिस फॉर ऑफ वैल्यूएशन इज अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपरली अप्लाइड, जो वैल्यूएशन का बेसिस है वो अप्रोप्रिएट हो और अप्लाई भी किया गया हो। एडवांसेस आर डिस्क्लोज डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सिंपल, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है तो लिखना ही लिखना था। फिर आता है 6 पॉइंट में अप्रोप्रिएट प्रोविजंस बनाए गए हैं कि नहीं एज पर आरबीआई नॉर्म्स, प्रोविजन बनना जरूरी है। और ये रिप्रेजेंट करना चाहिए अमाउंट ड्यू टू द बैंक। सीधी सी बात है, एडवांस है तो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम भाई ये पेमेंट बैंक को ड्यू है, बैंक को वापस करना पड़ेगा। ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। अप्रोप्रिएट प्रोविजन होना चाहिए, आरबीआई नाम्स के 2 पॉइंट तो एकदम सिंपल कॉमन है। एडवांस डिस्क्राइब डिस्क्लोज्ड होना चाहिए एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी। 3 पॉइंट बच्चों जैसा है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। बस याद रखना है कि जो वैल्यूएशन है एडवांसेस का वो अप्रोप्रिएट है और प्रॉपरली अप्लाई हो, और कोई अनरिकॉर्डेड ना रह जाए, कोई छूटा ना रह जाए, नथिंग इज ओमिटेड, यानी पूरा का पूरा रिकॉर्डेड होना चाहिए। ये भी कॉमन पॉइंट है। लोन है यानी एडवांसेस है तो लोन डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होना चाहिए, और अमाउंट इंक्लूड होना चाहिए जो आउटस्टैंडिंग है एट द बैलेंस शीट डेट। तो जी हाँ दोस्तों, हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। वापस से मैं आपको ले चलता हूँ 4 से 5 मिनट के लिए आईसीआई के मटेरियल पर और एक बार गो थ्रू कराता हूँ। हमने ये सारे पॉइंट पढ़े, एक बर्ड्स आई व्यू पढ़ा, फिर एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया, उसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे वो भी फटाफट आपसे किया। आप क्या करोगे, आप नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर हम दे रहे हैं, आप नोट्स डाउनलोड करोगे, प्रिंट आउट निकालोगे और ये लेक्चर एक बार देख करके और एक बार और इसी नोट्स को पढ़ लोगे। इसके अलावा आपको उन 1.5 डे में कुछ भी नहीं करना बिफोर योर एग्जाम। ठीक है, तो मैं एक बार आईसीआई के मटेरियल पर चलकर आपको दिखाना चाहता हूं। ये हमारा चैप्टर था ऑडिट ऑफ बैंक। ये चैप्टर नंबर 10 है। मैंने फिर से आपसे कहा था यहाँ पे कि 8 to 10 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। अब आप फटाफट से देखिए, इंट्रोडक्शन वगैरह ये दिया है क्या क्या होगा। अब आपको हम फटाफट से दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए कि भाई बैंक के टाइप क्या हैं।
ये हमने आपको बताया। फिर हमने आपसे बात किया, कुछ चीज़ें तो काम की नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बुक है तो बुक में लिखना होगा, इसलिए हमने नोट्स में नहीं डाला। ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है पिक्युलरिटीज इन्वॉल्व, और इसके हमने ये 5 पॉइंट आपको लिख कर दिए, समझा दिया। अब आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट टू बी इश्यूड, कौन कौन से ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किएंगे, ये हमने कवर कर लिया। फिर हम बात करेंगे बैंक ऑडिट अप्रोच क्या है, इसमें एक ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान, कंट्रोल इन्वायरमेंट, एंड देन इंगेजमेंट टीम डिस्कशन। इसमें इंगेजमेंट टीम डिस्कशन वाला पॉइंट कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ये इंगेजमेंट टीम वाला, तो ये हमने कवर करके आपको अलग से दे रखा है। इसके बाद वापस आते हैं हम, ये इंगेजमेंट टीम जनरली क्या क्या डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे, ये हमने कवर कर रखा है। ठीक है, इस एडवांटेज का डिस्कशन क्या है, 1 2 3 पॉइंट ये एग्जाम में पूछा जाता है, हमने ये कवर कर रखा है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन हमने आपको बता रखा है सिंपल। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के लिए हमने यहाँ पर सारी बात आपको टेबल के फॉर्मेट में डिक्टो रटा दी है, याद करा दी है, आप देखोगे दोबारा देख लोगे याद हो जाएगा आपको। रेमुनरेशन भी हमने आपको बता ही दिया है। और फिर हम आगे आते हैं, पावर के बारे में भी हमने आपको बात कर ली। ऑडिटर के रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या बातें बताएंगे, ये बात हमने बहुत आसान लैंग्वेज में कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपको बता दिया। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हम पढ़ चुके हैं, इतनी ही बात है, पैराग्राफ में ये 30 जून तक देना होता है, ये बातें हमने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते जाएं, इनिशियल कंसिडरेशन की बात करें, अगर ऑडिट को करें तो इनिशियल कंसिडरेशन, बाकी के पॉइंट भी हमने कवर किए, लेकिन इसमें एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है। ये सारा कुछ हमने कवर कर रखा है। और अगर हम और आगे बढ़ते जाएं दोस्त, तो ये सारा कुछ हमने कवर रखा है, आपने देख लिया होगा, सब कुछ कवर कर रखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ हमने कवर कर रखा है और इस तरीके से पूरा मटेरियल कवर किया। क्वेश्चंस हम अभी नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी 2 चैप्टर और हम फटाक से कल और परसों में अपलोड कर दें, चैप्टर 4 और चैप्टर 7। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हम आपको अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं, हम आपको अपना मोबाइल नंबर लिख दे रहे हैं। यहाँ से आप हमसे, अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक या कुछ भी नहीं मिलता है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो 9628965793। हम आपको प्लानिंग बना के देते हैं, हम आपको कोई और हेल्प चाहिए तो देते हैं, आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, आपके लिए हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि हमें 25-30 दिन हमारे पास थे, तो हो सकता है थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो गई, हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी, जो एक्सपेक्टेशंस हमें खुद से थी वो हम आपके साथ नहीं कर पाए। और अगर आपको फिर भी ये 30 दिनों की मेहनत आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिए, और हो सके तो जो आपको जैसा लिखा है ऑनेस्टली एज इट इज वैसा ही कमेंट बॉक्स में जा करके दिल से अपनी बात बोल दीजिएगा। कोई सजेशन है तो वो भी लिखिए, क्योंकि सजेशंस हमको बहुत पसंद आते हैं और हमें सच में ज़रूरत है। और ये भी आपको पता है कि आपको अगर मोटिवेट करने के लिए हम हैं तो हमारे पास मोटिवेशन का कोई तीसरा सोर्स नहीं है। हमें मोटिवेट करने के लिए आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक, आपके सजेशंस और आपके ये शेयर करना, ये इतना सारा प्यार देना, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है, यही हमें मोटिवेट करता है और हम मोटिवेट रहेंगे तो आपको भी मोटिवेट करते रहेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। चलते हैं, मिलेंगे हम फिर से चैप्टर नंबर 4 में 7 में। ये 2 चैप्टर अपलोड करने के बाद आपकी जो कॉपीज अभी टेस्ट हुई उनको इवेल्युएट करेंगे और फाइनल टेस्ट जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर रहे हैं वो भी हम सबसे एक फुल फ्लेज टेस्ट करेंगे, जो 1-2 दिन बाद हम करने वाले हैं इन 2 चैप्टर के बाद। तो जब तक विदा लेते हैं, बाय बाय।